एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास कैफे क्लैश। आज हमारे साथ में है महिला थाना की इंचार्ज ज्योति शर्मा जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू पूर्वा, थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो सबसे बधाई हो आपको। यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने देखा कि एक बाहर कुछ स्टॉल लगा हुआ है, तो वो किस चीज़ के बारे में है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। पूर्वा, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपको और बताना चाहूँगी कि कल ही इनाग्रेशन हुआ है और हमारे डीआईजी सर ने एक माँ अहिल्या स्वावलंबन डेस्क का उद्घाटन किया है। और उसके पीछे से मैं आपको बताऊं कि जैसे समय समय पे अभी रिसेंट में हमारे आईजी सर ने मीटिंग ली थी और उसमें सभी को महिलाओं की हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उनकी जैसे फैमिली लाइफ को या क्या उन्हें परेशानियां हैं उसको समझ के हम कैसे उन्हें रिलीफ दे सकते हैं। उसके अलावा डीआईजी सर ने भी मतलब समय समय पर जो भी मीटिंग्स होती हैं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण कहते ही हैं कि हमें सजग रहना है, संवेदनशील रहना है और महिलाओं की मदद करना है। तो उसी तारतम्य में एक मेरी बात हुई, हमने कुछ मतलब ऐसे सोचा कि हम कैसे और थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कि अब कोई महिला हमारे पास आई है थाने में, हम उसकी ये मदद तो कर रहे हैं कि यदि उसको अपने पति से, अपने ससुराल पक्ष से अगर कोई परेशानी है या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई किसी तरह की छेड़छाड़ या कुछ भी, तो हम एक लॉ के अकॉर्डिंग, हम कानून के दायरे में रहकर तो उसकी हम मदद करते ही हैं। इवन उसको बताते हैं कि अब आपको क्या स्टेप लेना है, क्या है। अपने स्तर पर हम चाहते हैं कि उसको हम रिलीफ दे सकें। इसके अलावा भी हमने सोचा कि और ऐसा क्या किया जाए। और एक दिन क्या हुआ कि ऐसे बैठे बैठे बस काउंसलिंग चल रही थी, क्योंकि हमारे पास आवेदन आता है तो काउंसलिंग हम उसमें करवाते हैं, पारिवारिक मैटर होते हैं तो उसमें प्रथम दृष्टया पहली बार में एफआईआर ना करते हुए दोनों पक्षों को बुलाते हैं। और चूंकि पारिवारिक ही सभी लोग रहते हैं, अनावेदक पक्ष जो रहता है वो भी पति, सास, ससुर यही रहते हैं, तो कोशिश करते हैं अपन परिवार बन जाए। और तो उसमें मतलब काउंसलिंग हो रही थी, 2 काउंसलिंग हुई, 3 काउंसलिंग हुई, लेकिन पति ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे नहीं रखना है। और 2 बच्चे थे उस महिला के साथ। तो बहुत ही ऐसा लगा कि अब इस कंडीशन में इतनी मतलब विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं कि अब वो बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, अब ये कैसे, कहाँ जाएगी, क्या जाएगी। तो जब उससे बात हुई तो उसने बताया, मैम कि आप मेरा राजीनामा करवा दीजिए, क्योंकि मेरे माता पिता भी इतने सक्षम नहीं, मैं 2 बच्चों को लेकर कैसे मतलब सर्वाइव करूंगी। और कोइंसिडेंट ये हुआ कि थोड़ा सा उसके पति को समझाया तो वो समझ गया। कई बार एक आवेग में आकर इंसान बोल देता है कि मुझे नहीं रखना, तो वो मैटर तो सुलझ गया, लेकिन मन में कहीं भी ये रह गई कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे होगा, वो अपना भरण पोषण, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनका उज्जवल भविष्य कैसे दे पाएगी। तो इसके बारे में फिर मैं, हमारी एडिशनल एसपी मैम है मनीषा मैम, उनसे बात हुई तो मैंने कहा मैम ऐसा अपन एक शुरुआत कर सकते हैं कि आप कोशिश करें। और कुछ 1-2 लोगों से बात हुई तो वो उन्होंने खुद से ही वो रेडी हुए कि अगर पुलिस इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले रही है तो हम आपके इस पुनीत कार्य में ज़रूर से शामिल होंगे। तो ये इस तरह की शुरुआत हो गई। और जब मतलब सर को बताया तो वो भी काफ़ी खुश हुए और कल ही इसका उद्घाटन हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब वे महिलाएं जो वाकई में घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं, उन्हीं को हम मतलब अगर उनके पास इस तरह की कोई समस्या आती है कि रोजगार नहीं है तो उस में हम थोड़ी उनकी मदद करेंगे। जी मैम, आपके बारे में अगर बात करें तो जब आप 23 इयर्स की थी तब से आपने इसमें एंटर किया है इस फील्ड में और आप सर्विस में हैं। कैसे शुरुआत हुई आपकी इसमें, थोड़ा उस बारे में हमें बताइए। पूर्वा, मेरे फादर की डेथ तो 91 में हो गई और मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, मम्मी हैं और छोटी सिस्टर्स हैं। तो पापा की डेथ 91 में हुई तो हम लोग बिल्कुल मतलब बहुत छोटे थे, 17 ईयर एज थी मेरी। मैंने उनकी डेथ के तुरंत बाद से मतलब जॉब शुरू किया, मम्मी को बताया भी नहीं कि जॉब शुरू कर दिया है। क्योंकि उस समय तो बहुत सैलरी बहुत ही कम होती थी, मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में थी लेकिन क्लैरिकल पोस्ट पर थी तो बहुत ही कम थी। और हम लोग मतलब ये समझ लो कि ठीक है हम लोग बहने ही हैं, इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। तब से मैंने जॉब किया है और उसके बाद फिर पापा की जगह कंपनशनेट अपॉइंटमेंट भी हुआ, मेरी अनुकंपा नियुक्ति जो होती है वो भी हुई। उसके बाद फिर 97 में जब निकला सब इंस्पेक्टर का
एग्ज़ाम, तो फिर वो मैंने दिया। और इस तरह से ये एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो जल्दी से फटाफट इसको कैच कर लिया। तो आपके लिए आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी माँ, मतलब हमने उनको पापा के डेथ के बाद हमने उनको कभी भी ऐसे दुखी नहीं देखा, क्योंकि हम लोग थे छोटे छोटे थे, तो वो हमेशा से मतलब मुस्कुराती ही थी, हम लोग को बहुत ज़्यादा समझाती भी थी कई बार कि भाई अब ठीक है जो हो गया, लेकिन उनको हमने कभी भी दुखी और आंसू के साथ नहीं देखा। आज वो 72 ईयर की हैं, लेकिन आज भी वो बहुत मतलब स्वस्थ हैं, खूब चलती हैं, और उनके क्या कहेंगे उपवास वगैरह सब चलते रहते हैं। तो वो कहती हैं, हम लोग कहते हैं कि मम्मा मत करो, कहती है नहीं मुझे अपने हिसाब से चलने दो, तो इसी मतलब शायद मैं इतना चलती हूँ इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ। वो वही इंस्पिरेशन है आपकी। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि आपको डिफेंस में जाना था। शीर्षा, डिफेंस में क्या एक्चुअली क्या है कि मैं जब स्कूल में थी तो मैंने ए विंग लिया था, और कॉलेज में आके भी वो जारी रहा। तो मैंने ना मतलब मैंने पीपीएल जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है उसका एसपीएल भी किया हुआ है मैंने, है ना। और तो वो मेरे पास था, तो वो एक्सपायर हो गया, लेकिन मैंने फ्लाइंग भी किया है, सोलो फ्लाइंग भी किया है। और एक बार मैं हाँ देहरादून भी गई थी एग्ज़ाम देने, लेकिन पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट जो मैं मतलब डेली मैं अगर फ्लाइंग कर रही हूँ, और उसी टेस्ट में मुझे वहाँ पर मतलब हो सकता है मेरी कुछ कमी रह गई हो, लेकिन मेरा नहीं हो पाया उसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम शॉक लगता है ना कि यार ये क्या हो गया, मुझे तो पायलट ही बनना था। लेकिन ठीक है, एक वर्दी का जो वो रहता है ना, तो फिर आगे चल के ऊपर वाले ने यही कर दिया। किस्मत में था वो तो। अच्छा, अगर आपको अब फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए मिलता है, एक चांस अगर मिलता है, तो क्या आप उड़ाना चाहेंगे? फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए तो उसके लिए काफ़ी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। अपन ये नहीं कह सकते कि फाइटर प्लेन उड़ाने को मिल गया तो, क्योंकि अगर एक आपको बार एक मौका मिलता है तो। हाँ मौका मिलेगा तो ज़रूर से करेंगे। आपके लिए मैम इतनी बड़ी जर्नी रही है आपकी, एक कोई सा ऐसा मोमेंट जब आपको प्राउड वाली फीलिंग आई हो और जब आपको लगा हो कि यार मैं ये चाहती थी और मैंने वो कर लिया, ऐसा कौन सा मोमेंट है आपके लिए? हम मंदसौर पोस्टिंग रही है हमारी 2011 में, मतलब 2009 से हम 12 तक अफजलपुर थाना है 30 किलोमीटर दूर है मंदसौर से, वहाँ रहे हैं। 2011 में हमने एक ऑपरेशन किया था वहाँ पर, जो बांछड़ा कम्युनिटी रहती है इस साइड में तो कम ही जानते हैं लोग, लेकिन मंदसौर रतलाम में ढोडर के बाद से जो बांछड़ा कम्युनिटी के वो शुरू होते हैं, तो वो मंदसौर डेरे होते हैं उनके, तो मंदसौर और नीमच तक में होते हैं। मेन रोड पर वो अपना मतलब पूरा ऐसे रूम टाइप का बना के रखते हैं, और जो देह व्यापार का काम रहता है उनका, पहली जो बेटी रहती है उसको यही करते हैं, क्योंकि उनका ये मतलब ये नहीं कहेंगे कि वो प्रोफेशनल है, ये है उनका पारंपरिक वो है, मतलब वो उन बाछड़ों की कम्युनिटी में ही होता है। तो उस कम्युनिटी से मैंने 20 बच्चियाँ, जिसमें समझ लो कि 1.5 साल से लेकर 20 साल तक की बच्ची थी, उसको मैंने रेस्क्यू कराया। वो एक ऑपरेशन बहुत लंबा चला था, और उसमें 50 के ऊपर आरोपी थे, और जब हम लोग उस चीज़ को कर रहे थे तो 1 से 1.5 महीने में वो सारा कंप्लीट हुआ। उसमें से उस 20 बच्चियों को सबसे पहले वहाँ पर निराश्रित बाल गृह मंदसौर में अपना घर कहते हैं उसको, तो वहाँ पर हमने रखा, और वहाँ रखने के बाद फिर हमने उनके पेरेंट्स की जब सर्च करना शुरू किया, तो उसमें से 9 बच्चियों के हमें पेरेंट्स मिले। उसमें से 2 बच्चियाँ नेपाल की थी, मतलब हमने जो रेस्क्यू कराई थी ना, उसमें मतलब अलग अलग जगह की बच्चियाँ थी, ग्वालियर की थी और अपना आगरा की थी। जो आगरा की बच्ची थी वो उस समय जब हमने रेस्क्यू कराया था वो 20 साल की हो चुकी थी। हमने कैसे उसके पेरेंट्स को सर्च किया, लेकिन हमें उसके पेरेंट्स मिल गए थे। तो जब पेरेंट्स मिलते थे और जो खुशी होती थी, मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, शब्द ही नहीं। हाँ, क्योंकि जो 2 बहनें थी जो मैं बता रही हूँ कि जो नेपाल की थी, मतलब पूना से उनके पेरेंट्स नेपाल शिफ्ट हो गए थे, और वो मतलब दोनों बहनें थी
एक 1.5 साल की थी और एक 2.5 साल की थी। बताओ किसी पेरेंट्स के, किसी माता पिता के दोनों बच्चे चले गए तो क्या बीतता होगा। तो मतलब हमने 9 बच्चियों को पेरेंट्स से मिलवाया, 11 बच्चियों के पेरेंट्स हम नहीं ढूंढ पाए, बहुत मेहनत की लेकिन उसके बाद नहीं पॉसिबल हो पाया। तो वो अभी भी अपना घर में रह रही हैं। हाँ, उस समय फिर कलेक्टर और एसपी सर ने उनको सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स में उनका एडमिशन कराया। मेरे साथ मेरे एक कुलीग था, उसने भी किया था ये, तो बच्चे अभी वहीं रह रहे हैं बच्चे। तो वो ऑपरेशन मतलब मेरी लाइफ का टर्निंग समझ लो आप। मतलब क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बाजरा कम्युनिटी से आप किसी कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते, उनकी पंचायत होती है। हाँ, अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसके बीच में से तोड़ते हो तो पंचायत उसको जान बाहर कर देती है, बहुत जुर्माना लगाती है। इवन उनके पास सारे पेपर्स वो बनवा लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनका जो नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम की पंचायत है उसके रजिस्टर में एनरोलमेंट सब करा लेते हैं। बहुत डिफिकल्ट होगा मैम बहुत आपके लिए डिफिकल्ट तो है, ये। लेकिन जब एक बार पहली बच्ची मिली तो जो एक एनर्जी रहती है ना, एक मोटिवेशन। हाँ वो हुई तो फिर हम करते ही हैं। मैम इस थाने से, महिला थाने से आप बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं और आप पूरे थाने को कैसे मैनेज करती हैं? आप यहाँ के इंचार्ज हैं तो क्या मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करती हैं आपकी? पूरा देखो थाना एकदम अच्छे से पूरा मैनेज क्या होता है, ये जैसे जोन में 8 जिले हैं तो जोन के 8 जिलों का एक ही महिला थाना है। और अपने पास जब एक महिला अपने घर से अगर एक स्टेप उठाती है थाने की और, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा विचार करके, सोच के, बहुत हिम्मत करके वो आती है। तो सबसे पहले तो हमने एक व्यवस्था की थी, मैं जब पहले टेन्योर में थी, कि हमने एक ड्यूटी अफसर को बिठाया कि अगर कोई महिला आ रही है तो सबसे पहले आप सुनो, उसकी क्या परेशानी है, अच्छे से बात करो, उसको कोई तकलीफ है वो सुनो, उसके बाद हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, है ना। कई बार ये लोग कहते हैं कि हमारे थाने का नहीं है, उधर चले जाए। अरे आपका महिला थाना पूरे इंदौर का थाना है ना। और इवन कहीं भी किसी भी थाने में इस तरह के हम वापस भेज दें, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो मैंने कहा वो नहीं करना अपने को, सबसे पहले आप सुन लो उसका क्या है, अपन उसकी किस तरीके से किस हद तक मदद कर सकते हैं। मैंने कहा वो देखो। फिर हमारे पास आईओज़ हैं, है ना, तो उनको फिर एक अगर कंप्लेनेंट आई तो अपन एक के पास भेजते हैं कि भाई आप काउंसलिंग करो, लेकिन हर मैटर में काउंसलिंग होती ही है। अपने यहाँ रेयरेस्ट टू रेयर कंडीशन में पहली बार में एफआईआर होती है, जब अपन देखते हैं कि उसके साथ वाकई मारपीट हुई है तो अपन फिर पहली बार में एफआईआर करते हैं। लेकिन चूँ पारिवारिक मामले हैं, पहली बार एफआईआर कर देंगे तो काउंसलिंग और मतलब घर बनने की चीज़ तो टूट ही जाएगी ना, वो रास्ता जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो फिर अपन इस तरीके से करते हैं। और अगर कोई ऐसा मैटर होता है कि हाँ जिसको मिलना ही है, मैं सामने बैठी रहती हूँ, मुझे सब दिखता रहता है, तो फिर मैं भी उससे बात करती हूँ कि ठीक है, इन लोगों को लगता है कि कोई जैसे फिजिकल सॉल्ट से लेकर अगर कोई हो तो वो सुनते हैं। जी मैम। हमारे पास सब इंस्पेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। सब इंस्पेक्टर रूपाली भदौरिया है, हमारी आराधना है और रश्मि है, तीनों बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो वही मेरा अगला सवाल था मैम, जूनियर्स या जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ में आप कैसे एक अच्छा बॉन्ड बनाती हैं? क्या है जो आप सबकी फेवरेट बन जाती है? नहीं पूर्वा, देखो एक तो महिला मतलब अगर वो जॉब में है तो दोहरी क्या कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, उसको घर भी मैनेज करना है और उसको जॉब को भी मैनेज करना है। अभी जो हमारे पास स्टाफ है उसमें सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं जिन्हें, हेड कांस्टेबल हैं और कांस्टेबल, तो वो घर पर भी उतना ही मैनेज करती हैं, बच्चों को खाना बनाना, ये सारी चीज़ें। केवल प्रॉब्लम उनके साथ क्या होती है ना कि यदि कोई त्यौहार आगे पीछे है तो उनको छुट्टी या उनको परमिशन या इस तरह की चीज़ें ही हैं, कभी बच्चे के साथ कुछ है तो मान जाना। तो एक बार अपन अपने कर्मचारियों को एक हेल्दी, एक अच्छा माहौल ऐसा जिसमें वो खुश रहे, वो खुश रहेगा तो आपके 8 घंटे से 1 घंटा ज़्यादा भी ड्यूटी करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। उनकी फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो देखते हैं, और भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है वो अपन समझ लेते हैं। तो वो मैंने देखा है, अगर जैसे ड्यूटीज़ लगती हैं, पहले तो 8 से 2, 2 से 8 लगती थी, मैंने उसको शिफ्ट में चेंज कर दिया, बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाकायदा करती हैं, क्योंकि समय पे हम अगर उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो वो भी समझेंगे। तो इस तरह से फिर कभी लेट भी होता है तो भी वो रहते हैं, लेकिन खुश रहते हैं। हम उनसे यही कहते हैं खुश रहो और फिर करो। तो अपने सामने जो आवेदक अनावेदक आते हैं, अपना जो बिहेवियर है वो अपनी जो मतलब अगर
अपन घर से या फैमिली से अपन खुश हैं तो वो चीज़ उसमें दिखती है, अपनी काउंसलिंग में झलकती है। बिल्कुल मैम। महिला थाना में, स्पेसिफिकली महिला थाना में किस टाइप के केसेस आते हैं? हाँ, पूर्वा सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं कि घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से ये अपन कह सकते हैं कि जैसे अपने पास कोई महिला है तो बताएगी कि भाई मुझे ससुराल वालों से परेशानी है, पति से परेशानी है, ऐसा मतलब एक दायरे में अगर एक महिला के साथ किसी भी तरह की, ऐसा नहीं कि उसमें हाथ ही उठाना है ना, अगर मानसिक रूप से भी उसे कोई शब्द कह के भी प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो घरेलू हिंसा है। तो सबसे ज़्यादा अपने पास दहेज प्रताड़ना के आते हैं, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के आते हैं, फिर अपने पास शारीरिक शोषण के भी आते हैं, टीजिंग के भी आते हैं, और अपने पास ऐसे कई आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फ्रीकी हो गई हैं बच्चियाँ, तो वो भी आते हैं। फेसबुक फेक आईडी बनाकर इस तरह करके तो अगर उनको प्रॉपर जगह पहुंचाते हैं। मैंने अभी इसी एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ जो क्राइम हो रहा है हमें उसकी शिकायत कहाँ करनी है। तो मैंने सबसे पहले एक अपने फ्रंट में ही, अभी आप जाओगे तो देखना है, फिर पूरा मैंने एक फ्लैग्स बनवा के लगवाया है कि यदि आपको कोई फेक कॉल कर रहा है तो आपको कहाँ जाना है, आपको अगर कोई सोशल मीडिया पे आपका गलत फ़ायदा उठा रहा है तो आपको कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें वो करी। इवन हम लोग उनको गाइड भी कर देते हैं। जी मैम, मुझे एक चीज़ बताइए, आप महिला थाना की इंचार्ज हैं और मेजरली महिलाएं आती हैं यहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो क्या हर बार गलती मर्द की होती है? कभी ऐसा होता है कि औरतों की भी गलती होती है पर वो एक सिंपैथी गेन करने के लिए आगे नहीं, ऐसा हैं? होता है, अपने को समझ में आ जाता है। जैसे कोई महिला आई, अपन ने काउंसलिंग के लिए जब अनावेदक पक्ष को बुलाया तो अपने को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं गलती है, तो अपन उसको भी डांटते हैं, उसको भी बोलते हैं, उसको भी सिखाते हैं कि इस तरीके से नहीं, ऐसे रहो। ईगो को छोड़ना पड़ेगा अगर हमें परिवार को खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। ऐसा नहीं कि हमेशा केवल पीड़ित महिला ही है। कई बार क्या होता है, उसे खुद को नहीं समझ में आता कि ये जो वो कर रही है इसका एडवर्स इफेक्ट उसके ससुराल पक्ष पे पड़ेगा। क्योंकि मैम ऐसा कई बार होता है, ऐसा कहा भी जाता है कि जितने भी लॉज बने हैं वो औरतों के पक्ष के लिए बने हुए हैं, ऐसा कई बार कहा जाता है। और मेल्स के लिए इतने ज़्यादा मतलब सिंपैथी ज़्यादा औरतों की तरफ आ जाती है, तो इसीलिए मेरा ये सवाल था कि नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और ऐसा नहीं है। देखिए, महिला थाना है तो महिला आएगी तो अपन कंप्लेंट लेते हैं, लेकिन जब अपन अनावेदक पक्ष को काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तो अपने को स्थिति बिल्कुल क्लियर होती है और अपन उनका भी फेवर करते हैं, दोनों का फेवर करके दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत एडवर्स कंडीशन में FIR होती है, क्योंकि महिला थाना इंदौर का ये कोरोना पैंडेमिक अगर ना रहे तो मैं प्रीवियस में जब थी तो आप सोचो कि 4,000 एंड हाफ, अबाउट 5,000 कंप्लेंट्स का वॉल्यूम है इस थाने में ईयरली। ओके। हाँ, और अपन उसमें FIR मेरे ख्याल से उस समय 200-250 ऐसे ही। तो मतलब आप सोचो कि अपना रेशियो कॉम्प्रोमाइज़ का कितना है, अपन कितना कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार में एक काउंसलिंग उसके परिवार वाले बैठना 2-3 घंटे पूरा उनमें देना, तो अपना रेशियो ये बहुत अच्छा है। That's great मैम। मैम मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे लॉकडाउन था, लोग घरों में बंद थे अपने, अब अनलॉक हो गया है, तो लॉकडाउन के बाद में या लॉकडाउन में कुछ अलग टाइप के केसेस आ रहे थे कि वैसे ही थे? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता केसेस में, क्योंकि देखो 2-2.5 महीना लॉकडाउन था, उसके बाद तो धीरे धीरे सब निकलने ही लगे हैं। लेकिन ये है कि उस 3 महीने के पीरियड में कोई नहीं आया, FIR अपनी बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो उनकी समस्याएं हैं वो अगर एज इट इज़ हैं तो उसके बाद अपने पास आई हैं महिलाएँ, अपन ने काउंसलिंग कराई है, और अगर फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई है तो अपने पास मतलब अपन ने प्रकरण भी पंजीबद्ध किए हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के समय कुछ और तरह के क्राइम्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा एक क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि लॉकडाउन में पति भी घर पे थे, पत्नियां भी घर पे थी, तो साथ में रहने की इतनी आदत नहीं होती। ऐसा भी हुआ है कि रहने से उनकी जो प्रीवियस उनकी प्रॉब्लम्स थी ना वो भी सॉर्ट आउट हुई है। ऐसी भी चीजें आई हैं। मैम आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है और आगे भी बहुत बड़ी जर्नी है अभी आपके पास में, बट अभी तक की जर्नी में आपका कोई सा एक ऐसा केस जो आपको आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई सा केस आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, बहुत ही मतलब उसको अब मैं करती तो हूँ। एक छोटी बच्ची के साथ मतलब गलत होना, फिर
मतलब उस बच्ची की इतनी ऐसी कंडीशन थी और उसको ट्रेस करना वो एक बहुत मतलब एक सुकून देने वाला, मतलब सबसे पहले तो ये बहुत ही मतलब वर्स्ट अपन कह लें कि हम मतलब बच्ची को भी वहशी होते नहीं हैं। उसके बाद बिल्कुल उसमें मतलब ये समझ लो कि मतलब कुछ भी नहीं पता था और फिर उसको जब लोगों ने ट्रेस किया, ये काफ़ी सालों पहले की चीज़ है, तो कम से कम ये रहा कि ठीक है हम उस बच्ची के साथ कुछ हम न्याय तो कर पाए। तो अब मैं उसको क्लियरली तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ जब इस तरह की कोई चीज़ होती है और उनको पकड़ के उनको अपन जब हवालात में भेजते हैं तो वो एक अलग तरह का अपराध है। ये मेरे ख्याल से ऐसा हर एक पुलिस वाले के साथ होता है। बिल्कुल मैम। मैम ये आपने अपना जो महिला थाना है उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है, बट आपकी जर्नी में आपको एज अ फीमेल क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े यहाँ तक पहुँचने के लिए? यहाँ महिला थाना यहाँ इंदौर में, जैसे मैं 2014 में भी मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद अभी सेकेंड जनवरी में करा, तो उससे पहले मैं जनरल थाना में रही हूँ, मैं थाना प्रभारी बहुत रही हूँ। तो मतलब मुझे मतलब शायद मैं खुद लकी हूँ, मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं मंदसौर में काफ़ी रही तो मैंने वहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब वो किए। एक मैंने वहाँ पर मैं अफजलपुर के टेन्योर में मैंने 17 माउजर छोटी पिस्टल्स जो होती हैं वो मैंने पकड़ी थी। ऐसी मतलब 4 व्हीलर का लॉट पकड़ा था। हालांकि उसमें फीलिंग हमें काफ़ी दिन करनी पड़ी, लेकिन हाँ ऐसा किया था। तो उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा और पॉजिटिव हेल्प मिला, सहयोग मिला। और मंदसौर के पहले भी जहाँ बालाघाट भी रहे हम, और काफ़ी अच्छा टेन्योर रहा मेरा। तो मतलब सारे बिना experience- सपोर्ट के हाँ सारा एक्सपीरियंस मेरा बहुत पॉजिटिव रहा। मतलब ये समझ लो कि हमारी इमीडिएट, जैसे हम कहीं थाना प्रभारी होते हैं, शहर में होते हैं तो सीएसपी होते हैं और देहात में होते हैं तो एसडीओपी होते हैं, उनसे लेकर एडिशनल एसपी तक का बहुत अच्छा हो रहा। और जब से इंदौर आए हम, इंदौर का टेन्योर तो है ही, तो बिना सपोर्ट के तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। और पॉजिटिव सपोर्ट जिससे आपकी पॉजिटिविटी जो आपके सामने आ रहा है उस पर चलिए, तो ये बहुत मैटर करता है। ऐसा मेरा खुद का वो है कि अगर हम फैमिली वाइज हैप्पी हैं, अगर हम अपने ऑफिशियल इन्वायरमेंट में हैप्पी हैं, तो वही चीज़ हमारे सामने जो कंप्लेनेंट आ रहा है ना, उससे बातचीत करने में, उसके मैटर को सुलझाने में ज़रूर हेल्प दर्शाएगी। करता है। हाँ बिल्कुल मैम, सही कह रहे हैं आप। मैम इतने बड़े टेन्योर रहे हैं आपके अलग अलग जगह पर, तो काफ़ी ऐसे भी केसेस रहे होंगे जहाँ पे आपने किसी को कुछ सज़ा सुनाई हो, मतलब किसी को कुछ बंद करा हो या कुछ कुछ ना कुछ हुआ हो, तो मैम कभी आपको ऐसा उन पे सिंपैथी आई है जो क्रिमिनल्स रहे हैं? मैं उनको एकदम क्रिमिनल्स तो वर्ड नहीं देना चाहूँगी, बट जो भी हाँ पूर्वा देखो क्या, इससे पहले मेरी पोस्टिंग मंदसौर रही है। तो मंदसौर किस लिए जाना जाता है, वो वर्ल्ड फेम है, वहाँ पर अफीम की खेती होती है। जी। तो वहाँ क्या होता है कि किसानों को पट्टे मिलते हैं, 10 आरी का पट्टा, 20 आरी का पट्टा, अब शायद बढ़ भी गया है। तो उसमें उनको एक पर्टिकुलर हिस्सा, जैसे कि शासकीय रूप से देना होता है, उन्हें जमा कराना होता है। तो उसमें 4 किलो 5 किलो जो भी एक स्पेसिफाई रीज़न रहता है गवर्नमेंट का, तो उनको वो जमा कराना होता है। कई बार क्या होता है, एडवर्स कंडीशन में फसल खराब होती है, उतनी नहीं हो पाती, लेकिन उनको उतना देना ही। कई बार किसान मतलब ये कहेंगे कि उसको बराबर करने के लिए कि अगली बार मेरा पट्टा निरस्त ना हो, उसको बराबर करने के लिए वो अपने दूसरे किसान से या किसी से उसको लेते हैं, खरीदते हैं, और उसी कंडीशन में कई बार वो पकड़ा जाते हैं। और वहाँ पर 99.9% कन्विक्शन है, 10 साल की सज़ा है ही। मतलब मेरे बहुत प्रकरण किए मैंने, बहुत बड़े बड़े प्रकरण किए, और मेरे मैक्सिमम केसेस में सज़ा ही हुई है। कई बार हमें जब हम पकड़ लेते हैं, उसका प्रोसीजर बहुत लंबी होता है, केवल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मतलब इन्वेस्टिगेशन पर ही उसको कन्विक्शन होता है। कई बार जब हम उनको पकड़ते हैं और हमें समझ में आता है कि ये इस तरीके से, तो मन में एक ग्लानि सी होती है, अरे इसका मोटो ये नहीं था, लेकिन अब हो गया, इंटेंशन है वो ना? नहीं था उसका फिर। हाँ, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रकरण में आप एक बार अगर हुए तो आप मतलब सजा काट के ही बाहर आओगे। उसमें कोई जमानत, जैसा जब मैं रही हूँ 2013 तक, कोई जमानत की कोई प्रावधान है ही नहीं। अच्छा। हाँ, हाई कोर्ट इंदौर लगता है, हाई कोर्ट इंदौर से भी कोई जमानत नहीं होती, मतलब कुछ नहीं, एक बार आप पकड़ा गए तो आप कन्विक्शन होकर ही बाहर आओ।
तब थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मोटो, हम किसी भी क्राइम में हम मोटो देखते हैं ना, इंटेंशन देखते हैं, बट उसमें ऐसा लगता है कि अब क्या करें, कुछ उनकी कर भी नहीं सकते हेल्प, और तब थोड़ा सा लगता है। अच्छा मैम, जब भी किसी को फ़ोन आता है कि पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है तो लोग डर जाते हैं, ऐसी कोई सी चीज़ जिससे आपको कभी डर लगा हो? मुझे तो अंधेरे से डर लगता है, भूत से डर लगता है बस, और किसी से नहीं। अगर आपको एक अथॉरिटी मिले पूरे सिस्टम में कुछ एक चेंज लाने का, तो आप क्या चेंज लाना चाहेंगे? नहीं यार, पर्टिकुलर एक तो नहीं, बस मुझे ये लगता है ऐसी कोई मतलब वो हो कि हम जैसे एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हम प्रथम दृष्टया पहली बार अगर कोई महिला आ रही है तो हम उसकी बात पे FIR करें। मैं चाहती हूँ कि एक समय, एक मतलब क्या कहेंगे, एक मौका हम सामने वाले पक्ष को दे सकें। तो हम, क्या होता है कई बार जब महिला आती है ना तो वो बिल्कुल तैश में रहती है किसी भी तरह के क्राइम को लेकर, तो वो बहुत ज़्यादा तैश में रहती है, और जब थोड़ा सा टाइम निकल जाता है ना तो उसको समझ में आता है कि नहीं, तो वो फिर मैटर सुलझ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी एक ऐसा वो कि अपन ये कर सकें, तो ऐसा होना चाहिए। आपकी एक बेटी भी है मैम, क्या आप चाहेंगे कि वो भी इस फील्ड में आगे बढ़े, इस फील्ड को ज्वाइन करे, ऐसा कुछ? चाहते तो पेरेंट्स हैं लेकिन वो नहीं चाहती। आपकी इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ देख के वो चाहती है कि मैं इतना स्ट्रगल में। उसको नहीं जाना है इस फील्ड में, वो देखती है हम दोनों को, मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों सेम प्रोफेशन में ना, सेम बैच के, तो उसको देख के तो वो कहती है कि नहीं ना, तो उसमें तो नहीं आना है मुझे। मैम, आप अभी जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ आज की यूथ को, जो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा और ब्लाइंडली मतलब यूज़ कर रहा है और उस पर ट्रस्ट भी बहुत कर रहा है। मैं बच्चियों को, महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अंधभक्त किसी के भी मत बनो, आपका मिसयूज़ उसी को लेकर होता है। हम अपने अपने जो इंटरनल जो फोटोग्राफ्स रहते हैं, हमारी चैटिंग रहती है, वो हम किसी को भी शेयर ना करें। सबसे पहले कुछ भी चीज़ करने से पहले हम एक बार उसके अच्छे और बुरे के बारे में सोच लें, तो जो बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसे हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज़ किसी पे भी ब्लाइंड फेथ मत करो, अपने आप को सोचो, कोई भी स्टेप उठाने से पहले एक बार सोचो। हाँ, यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप सच में इंस्पिरेशन तो है ही है। जिस तरह से आप सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, सैल्यूट है आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम मेरे शो पे आने के लिए। थैंक यू पूर्वा।